Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. क्या मीडिया बिकाऊ है? लेकिन मैं इसको थोड़ा सा परिवर्तित करूंगा। क्या मीडिया सिंस इंडिपेंडेंस बिकाऊ रही है या 2014 के बाद रही है? सबसे पहले अमिताभ सर से पूछूंगा। अमिताभ सर, ये जो मीडिया की परिभाषा है या एक जो परसेप्शन आम जनमानस के अंदर है, यानी मीडिया चौथा स्तंभ तो बर्बाद है, गिरा हुआ है, या इंडिविजुअल की पहचान नहीं है। मैं आपके अनुभव के थ्रू जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में मीडिया शुरू से ही ऐसा ऐसा रहा है जो अभी जो स्वरूप दिखता है, या आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे बदला है, या उसमें बाहुबल, पैसा या लीडरशिप, नेतृत्व का भी प्रभाव अब ज़्यादा दिखता है? मुझे लगता है कि जो सामाजिक स्थिति होती है जिस दौर की, उस स्थिति से उस दौर की सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। एक ही टकसाल से मास्टर आ रहा है, सिपाही निकल रहा है, जूनियर इंजीनियर निकल रहा है, उसी से लेखपाल पटवारी निकल रहा है, उसी टकसाल से पत्रकार आ रहा है। समाज तो एक ही है, एक कालखंड में। तो सामाजिक अवमूल्यन जो है ना, वो हर विधा को प्रभावित करता है। उसने पत्रकारिता को भी प्रभावित किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस वक्त भारत गरीब था लेकिन नैतिक मूल्यों पर खड़े होने का साहस रखता था, तो उस वक्त समाज के सभी वर्गों में हम देखते थे कुछ नैतिकता थी कि भाई एक लक्ष्मण रेखा है, इसको नहीं लांघेंगे। वो जैसे जैसे भारत समृद्ध होता गया, उसके नैतिक मूल्य नीचे आते गए। तो वो हर दृष्टि से आए, हर कोण पर आए, हर आयाम पर आए। उसी का हिस्सा मीडिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सब पाक साफ रहे, सातवें आसमान पर पवित्र है, आबे जमजम है और मीडिया पतित हो गया, ऐसा मैं नहीं कहूँगा ना। मैं अनवांटेड निंदा में भी रस नहीं लेता ना। जैसी परिस्थितियां समाज की हैं वैसी ही इसकी। और दूसरी एक जो बड़ी बात वो है कि मीडिया से जब अभी अपेक्षा करते हैं, सांसदों की तनख्वाहें जब बढ़ाई गई, हम लोगों ने 30-40 साल के अपने अनुभव में देखा, तो तर्क दिया गया कि भाई सांसद को पैसा ठीक दो ताकि वो क्षेत्र की सेवा कर पाए और दंड फंद में कम लगे। हालांकि उसके बाद भी लग रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया कि जो जिले में आप अशोक श्रीवास्तव को, अमिताभ अग्निहोत्री को, प्रखर को मत देखिए, क्या हमको वो या वो 90 के दौर को देखिए, क्या आज तनख्वाही ठीक हुई है क्या? तब क्या तनख्वाही थी मेरी? जब मैं पहली तनख्वाह मिली तो 1200 रुपया मिली, और मैं आईआईएम छोड़कर आया था। ऐसा नहीं कि शादी के लिए पत्रकार हो गया था कि शादी नहीं हो रही तो पत्रकार हो जाए ना। आईआईएम छोड़कर आया, तब 1200 रुपया मिला। तो ये पेशा कुछ त्याग तो मांगता है। मैं कहूंगा कि जो घर फूके, आप कबीर ने कहा कि जो घर फूके चले हमारे साथ। अगर आपको वैभव चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, फार्म हाउस चाहिए और पेंट हाउस और कैसे कौन कौन से हाउस है वो चाहिए, तो किसी पार्टी में शामिल हो जाइए। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, जनता दल, चाहे जिसमें, सब में भरपूर फसल काटने की आज़ादी है। ठीक, बढ़िया गाड़ी हो जाएगी, राष्ट्रवादी रहिए चाहे वामपंथी रहिए, उससे कोई फर्क नहीं। सारे पंथों में गंगा बह रही है, आनंद लीजिए। या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगी, वो भी अच्छा काम है, उसमें भी कॉलोनी काटिए। ठीक, लेकिन अगर पत्रकारिता करनी है, अभी हम लोग दूसरे मंच पर जब थे तो अशोक ने एक बात कही कि भाई पत्रकारों की आर्थिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। बात ठीक है, जांच हो नहीं हो अलग विषय, लेकिन पत्रकार जिस दिन मुझको ये रहती, मैं अपने निजी जीवन से कहता हूं कि जिस दिन मुझे ये अपेक्षा रहेगी कि मैं बहुत संपन्न हो जाऊं, उस दिन मैं पत्रकारिता का पेशा छोड़ दूंगा। जिन पेशों में ईमानदारी से संपन्नता है वो काम करूंगा, मेरे अंदर योग्यता है, क्षमता है। मैं समोसा भी बेचूंगा तो औरों से बेहतर बेच लूंगा, तो क्या दिक्कत है? लेकिन मैं पत्रकारिता में रहते हुए दूसरा काम नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं। ये नैतिक मूल्य ना कोई थोप सकता है, ना इंजेक्ट किए जा सकते हैं। ऐसा कोई इंजेक्शन बने ही नहीं। कोरोना का टीका बन गया, इसका टीका नहीं बना कि नैतिकता आप डाल देंगे। आदमी बेईमान है तो फिर वो चतुर्दिक बेईमान है भाई। वो जो काम करेगा उसमें घपला करेगा, चाहे पत्रकारिता करे और चाहे पुलिस में सिपाही बने। इसलिए मुझे लगता है कि सत्ता किसी भी दौर की रही हो, हम लोग जब चैतन्य हो रहे थे तो इमरजेंसी की छाया का समय था देश में, फिर उसका उतार हुआ, मुरारजी की सरकार आई,
सत्ता कैसी भी रही हो, हर सत्ता का एक मन होता है कि मीडिया को दबा के रखो। मेरी जैसी खरी बात कोई नहीं कहेगा, कोई इधर की कहेगा, कोई उधर की कहेगा, कोई इधर गाली दे, कोई उधर। मैं किसी को गाली दे तो बीच में खड़ा हूं। इंदिरा गांधी की सरकार चाहती थी कि जो कुछ छपे, जो कुछ बोला जाए, तब और तो कहीं बोले नहीं जाता था दूरदर्शन के अलावा, है रेडियो के अलावा, तो वो हमारे नियंत्रण से ओके होके जाए, संजय गांधी उसको अप्रूव करे। वैसी थेतरई दूसरे नहीं करते, वो एक्सट्रीम की थेतरई थी, ऐतिहासिक थेतरई थी। लेकिन थेतरई हर सरकार में है, हर सरकार में है। और हर सरकार चाहती है, जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट होता है, कि भाई हमारी बात थोड़ी सी अच्छे से चले और ज्यादा चले। और स्वाभाविक है, जब आपने पत्रकारिता के लिए कोई आर्थिक स्वायत्तता का, स्वतंत्रता का ढांचा ही भारत में विकसित नहीं किया, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम? उसका क्या होगा? दिल्ली में ही पत्रकारिता नहीं हो रही भाई, जामू में भी हो रही है, श्रीगंगानगर में भी हो रही है। उन लोगों से पूछी जाके पत्रकारिता का मतलब क्या है, कितना कष्ट झेल रहे हैं। और उनको कोई गोली मार दे तो उनकी उस पर कोई लड़ने वाला नहीं, संघर्ष करने वाला नहीं। उनके चैनल में खबर नहीं चलेगी, उनके अखबार में खबर नहीं छपेगी। अभी अशोक बता तो रहे थे कि अशोक ने जब वो वहां का प्रेस क्लब पर विरोध प्रदर्शन किया तो 10 आदमी नहीं आए। तो गरीब पत्रकार कैसे लड़े? आप उससे कैसे अपेक्षा करते हो कि बेटा भगत सिंह हो जा? उसके बच्चे क्या करेंगे? ये बड़ी समस्या है। या तो समाज पत्रकारिता को वित्तीय सहयोग की कोई योजना समाज से आए। वित्तीय सहयोग कारपोरेट से, सरकार से आएगा तो उनका दखल रहेगा। कुछ लोग मान लेते, कुछ लोग नहीं मानते, थितरई करते, लेकिन सच्चाई है दखल रहेगा। भैया जो पैसा देगा वो अपनी चलाएगा। आईएमएफ से लोन लेगी सरकार तो आईएमएफ की शर्तें मानेगी। खुले में मानो और चाहे अंधेरे में मानो। जैसे ये कमरा है ना, इसमें अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, अंडर टेबल हम लोग कुछ भी कर ले क्या, या उजाले में मांगो। हाँ, नहीं तो फोकस भी डिफोकस हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पैसा भी उधार ले लो और शर्त भी ना मानो। पैसा लोगे तो शर्त माननी पड़ेगी। अशोक सर, 22 वर्षों से आप दूरदर्शन में काम कर रहे हैं और इस पर डायरेक्टली कहूँ कि सरकार का पहले तो कंप्लीटली नियंत्रण होता था। 2014 में गजब का हलवा, अब राष्ट्रवादी सरकार आई। मैं नाम नहीं लूँगा और अभी अभी सीखा है अमिताभ सर से नाम लेना नहीं चाहिए, नहीं लूँगा। लेकिन बड़ी गजब की मैंने चीज़ देखी कि कई राष्ट्रवादी बन गए और बोले हम भी राष्ट्रवादी हैं, अब हमारी राष्ट्रवादी पत्रकारिता देखो। ये जो फ्लिप है पत्रकारिता में, ये कैसे आता है? और ये जो जनमानस अंधेरे में सामने बैठा है, ये एग्जैक्टली अंधेरे में है पत्रकारिता के भी उस दृष्टिकोण से मैं जहां कह रहा हूं। इसका सॉल्यूशन ये निकाले तो कैसे निकाले, समझ में नहीं आता कौन राष्ट्रवादी है, कब फ्लिप हो जाएगा और क्या हो जाएगा। ये आप कब से देख रहे हैं ये जो बदलाव है? ये भी एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, ऐसे तो ये सतत प्रक्रिया है। सरकार आती है तो बहुत सारे लोग अपने एकदम से पलटी मारते हैं और एकदम से राष्ट्रवादी बन जाते हैं, फिर एकदम से पलटी मारते हैं, एकदम से वामपंथी बन जाते हैं। तो वो तो एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ इसमें देखिए, हमको दो चीज़ें देखनी चाहिए इस देश में। 2014 के बाद, अब जैसे आप मान लीजिए 2014 कट ऑफ डेट लेने, 2014 के बाद अचानक आपको बहुत सारे पत्रकार राष्ट्रवादी पत्रकार बनते दिखे। आपका इशारा शायद उस तरफ है। और अमिताभ जी, क्या आपने सीख लेनी, नाम नहीं लेना चाहिए, तो पता नहीं, मैं इसलिए मतलब मैं इस मामले में थोड़ा उल्टा हूं, मैं तो नाम लेके ठोकता हूं। मुझे लगता है एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अब इस मामले में मैं नाम लेने से इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे किसी से कोई डर है या कोई मित्रता है। लेकिन देखिए क्या है, मैं अपने ऊपर लेता हूं। 2014 नहीं, पर आप मेरी कट ऑफ डेट मान सकते हैं 2000, आप मान सकते हैं 1995 मान सकते हैं, 98 मान सकते हैं, 2004 ले लेते हैं। हाँ मतलब कुछ ऐसा ले लीजिए, कोई ऐसी कट ऑफ डेट ले लीजिए। मैं खुद भी जो है बहुत बदला हूँ। तो मैं कैसे, अगर जो बदले हैं, मैं तो 2014 के बाद नहीं बदला, लेकिन 2014 के बाद बदले तो मैं उनकी इंटेंशन पर तब तक शक नहीं कर सकता जब तक कि मुझे सामने से अवसर ना मिले उनकी इंटेंशन बदलते दिखने का। मैंने कहा मैं खुद बदला हूँ, इसलिए मैं आपको ये बताऊं, मैं सचमुच जो है, मैं मंदिर नहीं जाता था। अब भी मैं मानता हूं कड़ कड़ में भगवान है, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता था। मुझे भगवा देख के जो है
चिढ़ होती थी, मुझे लगता था हर भगवाधारी जो है वो कोई ना कोई चोर उचक्का है, क्योंकि हमारे मन में ये भर दिया गया था, खास करके बॉलीवुड की फिल्में ये सब देखकर भगवा। लेकिन धीरे धीरे मेरी भी आंखें खुली, मुझे समझ में आया कि भगवा का क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे समझ में आया हिंदुत्व, मैं भी सेकुलर था ना एक टाइम में, कॉलेज में तो हम भी सेकुलर होते थे, हमको लगता था हर व्यक्ति बराबर है और जो है सेकुलरिज्म जरूरी है, तो मैं खुद भी बदला हूं। तो मुझे नहीं मालूम 2012 के बाद इस देश में देश को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर के एक लहर आई। अब उस लहर में बहुत सारे लोग जो हैं आ गए। अब कुछ उस लहर में तो आ गए इसलिए कि जो सचमुच महसूस कर रहे थे, कुछ किसी का पोंछा पकड़ कर आ गए, उनको लगा कि अब ये बैतरनी जो है ये मोदी काल है, तो मोदी काल में हम तर जाएंगे। लेकिन आप अभी भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन आप लोग सब जो है, बिकॉज हम लोग चैनल में हैं, हमको अपने अपने चैनल के अलावा दूसरे चैनल देखने का बहुत कम मौका मिलता है। लेकिन पब्लिक इन दिनों कह रही है 2024 के चुनावों के बाद कई जो एंकर्स, कई बड़े बड़े पत्रकार से, उनके सुर अचानक से बैलेंस हो गए। अब जो कल तक तो बिल्कुल एक तरफा थे, आज अगर बैलेंस हो गए तो समझ लीजिए वो पलटू मार हैं। अब इसमें कुछ हद तक तो मजबूरी भी होती है, ठीक है, कुछ हद तक मजबूरी होती है क्योंकि चैनल की एक पॉलिसी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा आपकी अपनी स्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक चीज़ जो आपने अमिताभ जी से सवाल पूछा था, उस सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ एक चीज़ और, क्योंकि ये सवाल इससे भी जुड़ा है कि भाई पैसा इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, हिंदुस्तान के बारे में मोटे तौर पर एक आम धारणा है कि हिंदुस्तान, हमारे डीएनए में करप्शन आ गया है, ठीक है ना। हम किसी पत्रकार से उम्मीद करें वो बड़ा ईमानदार हो, उसके डीएनए में करप्शन आ गया। क्या जब नोटबंदी लागू हुई तो जितने बैंकर्स थे सबने करोड़ों कमा लिए। हाँ। उनको मौका लगा, उन्होंने करोड़ों कमा लिए। उनको लगा पता नहीं ऐसा मौका मिले ना मिले। उसके बाद जब कोरोना आया तो जितने जो केमिस्ट थे, जितने डॉक्टर्स थे, जिनके होटल थे, जिनके हॉस्पिटल थे, सबने करोड़ों कमा लिए। तो हर आदमी मौके का इंतजार करता है। कहते हैं हिंदुस्तानियों के बारे में कि एक आदमी तब तक ईमानदार है जब तक उसको करप्शन करने का मौका नहीं मिला। तो ये तो बात उसकी है। लेकिन मैं एक बात ये मानता हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा मानता हूं, देखिए करप्शन हर जगह है, लेकिन क्या सीमा पर खड़ा सिपाही जो है, जितने सीमा पे सिपाही खड़े हैं, मान लीजिए कि एक चौकी पर 25 सिपाही हैं, क्या वो 25 के 25 करप्ट होंगे? आप उनको कभी आजमाइए। आप उनको कहिए कि भैया सामने से गोली आएगी, तुम भाग जाना, ठीक है, हम तुम्हें 1 लाख रुपए दे देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन 25 में से हो सकता है एक तो निकल जाए ऐसा जो भाग जाए, बाकी 24 वहां डटे रहेंगे 1 लाख के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, कॉज के लिए। और अगर पत्रकारिता में भी, अगर मैं एक कॉज के लिए कर रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पत्रकारिता इसलिए करनी है क्योंकि मुझे इस देश को सुरक्षित रखना है, तो मैं नहीं बिकूंगा, क्योंकि मुझे इस देश की चिंता है। अगर मुझे कोई आकर, अगर आपको कोई आकर कहे कि मैं अभिषेक जी आपको 1 लाख रुपए दूंगा, एक खालिस्तानी का पॉडकास्ट कर दीजिए, आप कहेंगे मैं नहीं करूंगा। मेरे पास कोई आएगा कि ये फलाना आदमी है, ये जो है शर्जील इमाम के लिए जो है काम करता है और आप 2 लाख रुपए ले लो, थोड़ा सा इसको वो कर दो, मैं नहीं करूंगा। तो अगर आप एक कॉज, वो भी देश के कॉज को लेकर करेंगे, तो आप नहीं बिकेंगे।